Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and once again in front of you with yet another interesting and very informative video. The today's video is all about the, as you have seen, dimensional analysis. Dimensional analysis के ऊपर वीडियो होगी आज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो आपको डायमेंशन पढ़ना चाहिए, आपको डायमेंशन आना चाहिए। अब आना चाहिए से क्या मतलब है? आना चाहिए से मतलब है यू शुड लर्न इट। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट क्योंकि 10th 11th का गैप थोड़ा ज्यादा होता है, बट स्टिल सी वी आर ह्यूमंस, वी आर कैपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स। और हमारा पोटेंशियल हमें सबसे ज्यादा तब पता चलता है जब हम किसी टास्क को, किसी डिफिकल्ट टास्क को करने की कोशिश करते हैं। बिना किए नहीं बता पाएंगे। So I think do not get demotivated. If some of you are trying to studying very hard and due to somehow you are not getting the legitimate, the proper result, whatever you want, तो उम्मीद मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा, जितना मुझे पता है मैं अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी आपको समझ आता है नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। डायमेंशन यानी कि जब आप एक डेराइव्ड यूनिट को, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक डेराइव्ड यूनिट को एक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट 7 हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाद में ऐड की गई हैं। डेराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी है। फिजिक्स एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें डेराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी है। फंडामेंटल यूनिट्स कम है, फंडामेंटल यूनिट्स केवल 7 हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो डायमेंशंस को अगर मैं एक बार आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन में बोलने की कोशिश करूं, सो द डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड क्वांटिटीज। वो पावर्स जिनकी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, जिनके टर्म्स में, किस लिए? ताकि हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर सके। अब डेराइव्ड क्वांटिटी जैसे जैसे स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L लिखूंगा, टाइम के लिए T लिखूंगा। मास के लिए आप M लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए L लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए K लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A लिखेंगे। ये 5 और बहुत सिंपल से डायमेंशन आपने याद रखने हैं। इन्हीं की फॉर्म में जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सबको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक बहुत कॉमन गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं वो ये है कि दे वांट टू लर्न द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द क्वांटिटीज। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल ना करें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो फॉर्मूला आया है, किस तरीके से जो है आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट पर जाकर के पहुंचे। तो वो चीज आपने सीखनी है। उसके लिए ऑफकोर्स आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। F इज टू एम में जब तक फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता, मैं कैसे निकाल पाऊंगा फोर्स का डायमेंशन क्या है? बट वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आज की वीडियो में जो कुछ मेन जो टर्म्स है, जो आपने सुनी है, जो आपने पढ़ी है, चाहे वो 9th में पढ़ी हो, 10th में पढ़ी हो, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने डायमेंशन निकाला है वो निकाला वेलोसिटी का। ये मैंने आपको बताया अभी, ये 5 आपने याद रखने हैं। यहां से शुरू करेंगे। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। dx by dt x2 minus x1 by t2 minus t1। x में से अगर आप x सब्ट्रैक्ट करते हो तो x ही बचता है, t में से आप t सब्ट्रैक्ट करते हो तो t ही बचेगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया L अपॉन टी, m0 L1 t minus 1। डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये है मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन पूछ रहे हैं तो जो पावर है 0 1 -1 0 0 m0 L0 t -1 k0 a0। ये है मेरे पास डायमेंशन। बट ये दो टर्म्स हम बहुत रेयरली, बहुत कम पैरामीटर्स में दो टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, नहीं करते। ठीक है, दूसरे पे आ जाइए। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 lt। वेलोसिटी का डायमेंशन यहां से कैलकुलेट किया तो आ गया lt -1। टाइम के लिए t आ गया है। ठीक है, फिर आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv, हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। मास के लिए m, वेलोसिटी का भी अभी कैलकुलेट किया है, lt -1 पुट कर दिया, mlt -1। आ जाइए फोर्स पे। F इज इक्वल्स टू m में फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। मास के लिए m l a यानी कि lt -2, F इज इक्वल्स टू mlt -2।
काइनेटिक एनर्जी पे आ जाइए, हाफ एम वी स्क्वायर एम एल टी माइनस वन, वी स्क्वायर का आपने स्क्वायर करना है तो एम एल टू टी माइनस टू। एंड द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट, हाइट यानी कि लेंथ, मास यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंफ्यूज ना हो कि कोई नई क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एल टी माइनस टू। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम निकाल चुके हैं, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, तो यहां से एम एल टू टी माइनस टू। अब एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम है, एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम है, तो मैं ये लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस आर नॉट यूनिक। व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से हमारा मतलब ये है कि दो क्वांटिटी का सेम डायमेंशन भी हो सकता है, दिस इज व्हाट वी मीन। दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन भी हो सकता है, वी मीन दिस बाय दैट स्पेसिफिक सेंटेंस। लेट्स मूव टू फर्दर। पावर, पावर की बात करेंगे। पावर यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, कोई काम हो रहा है कितनी जल्दी हो रहा है, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी जल्दी होगा, जितनी कम पावर होगी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का आपने अभी भी कैलकुलेट किया है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वर्क का नहीं याद रहता है तो आप कैसे करेंगे? यू हैव टू सिंप्लीफाई टू दीज 5 टर्म्स, इन 5 की फॉर्म में आपने उसको सिंप्लीफाई करना है बस। वर्क डन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, मैड बन गया। ठीक है, एक्सेलरेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब आपके पास फंडामेंटल यूनिट आ गई है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी एक और टाइम, एम एल टू टी माइनस थ्री। ये आपके पास डायमेंशन आया है किसका? पावर का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? वी आर होमो सेपियंस एंड इन ऑर्डर टू बी द ह्यूमन, in order to learn the humanity, education is that bridge that connect homo sapiens to the humanity, that makes homo sapien into human. तो education is doesn't mean कि आप सिर्फ कुछ भी सीख रहे हैं तो for some financial purpose or something else. No, it is the first stage of development, and if you are indulging in that, it means you are on the right path. तो एजुकेशन इस मोमेंट पे, इस स्टेज पे आपको इंपॉर्टेंस एजुकेशन को सबसे ज्यादा देनी चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशन ऑफ पावर। अब हमारे पास नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए, जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया
अब फोर्स के लिए आपको अगर नहीं भी पता है तो फोर्स को मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, मास इंटू वेलोसिटी, एरिया को क्या लिख सकता हूं, लेंथ इंटू टाइम, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इंटू टाइम। ये भी लेंथ ही हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट एल लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एज वेल एज स्ट्रेस। नेक्स्ट वी हैव इज, और थोड़ा चलते हैं एंड लेट्स डू दिस हीट कैपेसिटी। प्रेशर के साथ साथ और कोई चीज, प्रेशर डेंसिटी। लेट कवर द सिंपल थिंग्स फर्स्ट। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास m, volume L -3, dimensional formula. Next we have is mass density, then viscosity. Yes, ये टर्म आपके लिए नई है बट बिलीव मी ये भी आप अभी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी हमारे पास हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, 6 पाई आर ईटा वी। दिस इज ईटा, दिस इज नॉट समथिंग जो आप नया सीख रहे हैं, ईटा। अब आपने इसी का डायमेंशन निकालना है तो ईटा इज एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। 6 पाई इज अ कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा। 6 पाई जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 6 पाई कांस्टेंट है तो फोर्स का भी अभी हमने डायमेंशन कैलकुलेट किया। मैंने पहले भी कहा था आप इसको याद कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशन आप याद कर लीजिए, बहुत जगह इस्तेमाल होगा फोर्स का और एनर्जी का, दो इंपॉर्टेंट है। तो ml t -2, r यानी कि l, वेलोसिटी यानी कि lt -1। तो एक l से एक l कैंसिल, ये l ऊपर जाके -1, ml -1 t -1। ये आपके पास डायमेंशन आया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। अभी के लिए सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मूले से डायमेंशन तक कैसे पहुंचेंगे। T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, mlt -2 अपॉन एल। कितना आ गया, mt -2। एल तो है ही नहीं, एल आपके पास 0 हो गया है, एल तो है ही नहीं, एल आपके पास 0 हो गया है। देन नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनर्जी। नाउ व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी होती है आपके पास SE, दैट इज वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट सरफेस एनर्जी। वर्क डन यानी कि ml2t -2, एरिया यानी कि L2। तो देखिए दो क्वांटिटी फिर से प्रूफ हो गया कि डायमेंशंस यूनिक नहीं होते, दो क्वांटिटी डायमेंशनली बराबर हो सकती हैं। यस, नेक्स्ट वी हैव इज, अब और बात करें अगर मैं सबसे पहले जो बात करूं दैट इज प्रेशर एनर्जी की। एक और इंपॉर्टेंट तरह की एनर्जी होती है दैट इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी यानी कि P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया है ml -1 t -2 और वॉल्यूम हमारे पास है L3। तो ये मेरे पास आ जाएगा ml2 t -2। एनर्जी देखिए फिर से, जितनी भी एनर्जी है डायमेंशन जो है वो सेम रहेगा, चाहे किसी भी तरह की कैसी भी एनर्जी है। Let me tell you very frankly, whatever the energy is, the dimension always remains the same. अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है क्या? आपके पास प्रेशर एनर्जी जो है, आपके पास प्रेशर एनर्जी जो है दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर का डायमेंशन नहीं पता, फोर्स अपॉन एरिया लिखिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम का आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ए से कैंसिल, फोर्स इंटू लेंथ।
आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए. फर्स्ट व्हाट यू कैन डू जस्ट सिंप्लीफाई इट so that we could be easily able to write down its dimension. नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब जैसे प्रेशर ग्रेडियंट की. एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रेडियंट. यस, प्रेशर ग्रेडियंट. अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसको मैं लिख सकता हूं प्रेशर पर यूनिट लेंथ. प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ. एक तरह से फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम. फोर्स यानी कि ml(T-2), वॉल्यूम यानी कि L3. यहां से क्या आ गया है ml-2 T-2, ml-2 T-2. दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट. यस, ये प्रेशर ग्रेडियंट का आपके पास जो है डायमेंशन आ गया है. अब थोड़ा और मैं बात करूं दैट इज हीट एनर्जी, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी यानी कि Q से डिनोट करते हैं एंड दिस इज हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर. एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर. अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. पहली बार मैं टेम्परेचर का डायमेंशन यूज कर रहा हूं और यहां पर ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी यानी कि ml2 T-2. देखिए एनर्जी कैसी भी हो डायमेंशन सेम रहता है. एनर्जी कैसी भी हो डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा. ml2 T-2 अपॉन K. तो डायमेंशन क्या आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 T-2 K-1. ml2 T-2 K-1. That is the dimensional formula of this. Next one is specific heat capacity. Specific heat capacity. थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक है. आपको एक यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है. मैंने एक बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लिए. उन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस. बाहर का जो टेम्परेचर है वो कुछ भी है, चलो आइस क्यूब का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस. मैंने क्या किया, आइस क्यूब्स को हीट करना शुरू कर दिया. जब उनको हीट करना शुरू किया तो 100 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा. आइस क्यूब्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नहीं होगी. 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद आइस क्यूब स्टार्ट मेल्टिंग, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वाटर. तो वहां तक जो हमने हीट दिया दैट इज स्पेसिफिक हीट. Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T. C है जो वो स्पेसिफिक हीट है. C की वैल्यू क्या आ जाएगी Q अपॉन m डेल्टा T. Q यानी कि एनर्जी, ml2 T-2, m यानी कि मास, T यानी कि दिस, तो L2 T-2 K-1. L2 T-2 K-1. दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. ये स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन है. और जैसे मैं बात करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूं. चलो देखो जरा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जैसे मैं बात करता हूं. मेरे पास है, हमारे पास यूनिवर्सल नहीं, पहले कांस्टेंट की बाद में बात करेंगे. पहले 5-6 और बात कर लेते हैं नॉर्मल सी. ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक हीट. अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपने पढ़ा है क्लास 10th के अंदर. इलेक्ट्रिक चार्ज Q दैट इज करंट इनटू टाइम. करंट यानी कि A, टाइम यानी कि T. ये आगे जो डायमेंशन Q इज इक्वल्स टू A इंटू T. दैट इज द डायमेंशन. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद नेक्स्ट मेरे पास है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप वोल्टेज बोलते हैं. अब या ये आपने अभी फॉर्मूला नहीं करा है, ये आप क्लास 12th में करेंगे, बट अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो उससे हम सीख सकते हैं कि डायमेंशन तक कैसे पहुंचेंगे. फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन ml2 T-2 अपॉन चार्ज AT. तो आपके पास
पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया है ml2a-1t-3, ml2a-1t-3। अगर पोटेंशियल पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, अगर पोटेंशियल पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। रेजिस्टेंस का कितना है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है, V इज इक्वल टू आई आर। मुझे R का डायमेंशन चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ R, R इज V अपॉन आई। आपने V का कैलकुलेट कर लिया है डायमेंशन, ml2a-1t-3, करंट का डायमेंशन A है, तो ये आ गया ml2a-2t-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डायमेंशन आया है आपके पास, ये किसका डायमेंशन आया है? ये इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन आया है, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन आया है। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें यहाँ पे मैं बात करता हूं, और जैसे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल और स्पेसिफिक रखते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे, देयर आर 150 to 180 फिजिकल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, जिनमें से कुछ क्लास 12th में आती है, कुछ क्लास 11th में आती है, तो मैं सारी बात नहीं करूंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स इज बेसिकली प्रोडक्ट फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स आपके पास है mlt-2, टाइम t, तो ये आ गया mlt-1। जो लीनियर मोमेंटम है ना, जो उसका डायमेंशन है वो इम्पल्स का डायमेंशन है, जो लीनियर मोमेंटम में जो उसका है वो इम्पल्स का है। नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ml2t-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, कितना आ जाएगा? ml3t-2, ml3t-2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड का डायमेंशन हम सबको पता होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन हम सबको पता है, कितना होता है टाइम पीरियड का डायमेंशन? T, ऑफ कोर्स। तो यहां से दो बातें, नंबर वन फ्रीक्वेंसी, नंबर वन आप फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड t-1। यहां से आप फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी निकाल सकते हैं, उसका भी यही आएगा। जो फ्रीक्वेंसी का है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। तो दीज आर सम ऑफ द डायमेंशंस। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने बहुत कम कराए हैं, बट इस बात का ध्यान रखें क्लास 11th के हिसाब से मैंने कराए हैं, जो बेसिक आपको पता होने चाहिए। अब मैं कुछ कांस्टेंट की बात करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट्स। कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन के बारे में बात करूंगा, कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट्स के जो डायमेंशन हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे दो कांस्टेंट, चलो तीन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वो क्या होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में? समझिए सबसे पहले F इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जो न्यूटन ने दिया था इन हिज ग्रेविटेशनल थ्योरी। दो मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ देयर मास, दो बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ देयर मास। वो फोर्स हम इस तरीके से देखते हैं। इसमें जो G है, हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो G को मैं क्या लिख सकता हूं? F(r²), ये r इधर चला गया, m1 m2 आ गया डिवाइड में, बस। अब आपने डायमेंशन लिखना है। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 पता चल गया, r का डायमेंशन l² पता चल गया, मास का डायमेंशन m² पता चल गया। तो यहां से G की क्या वैल्यू होती है? G की वैल्यू होगी m-1 L3, एक 1 ये रहा, 2 ये रहा, L3 ये आ गया t-2, ये आ गया t-2। अच्छा, एक और डायमेंशन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए बहुत कम ऐसे कांस्टेंट है which got the privilege to use the word universal, जिन्होंने यूनिवर्सल शब्द का इस्तेमाल किया है।
जिन्होंने यूनिवर्सल शब्द का इस्तेमाल किया है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो कितना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से चलते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन याद है तो अच्छी बात है, हर किसी को याद नहीं होता, मुझे नहीं याद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंप्लीफाई करूंगा। प्रेशर को मैं लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एरिया इंटू लेंथ, एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एन तो एक नंबर है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। तो यहां से मेरे पास एरिया से एरिया कैंसिल, आर मेरे पास आ गया एफ इंटू एल अपॉन टी, एम एल टू टी माइनस टू इंटू के माइनस वन, ये मेरे पास डायमेंशन आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सुनने में थोड़ा नया है, जो कंपटीशन की तैयारी करे शायद उन्होंने सुना हुआ हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी जब हम थर्मल एनर्जी देते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो एनर्जी ml2 t-2, टेम्परेचर k-1, 3/2 का कोई डायमेंशन नहीं है, kb, तो kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, आई मीन डायमेंशन ml2 t-2 k-1, ml2 t-2 k-1. So that's all in this lecture. Yes, this lecture is very very informative. Notes जितना आप खुद के बनाएंगे उतना बेहतर है। मिलने के लिए आपको नोट्स हर कहीं से मिल जाएंगे। टुडे इज द टाइम वेयर यू कैन इजीली गेट द कंटेंट। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट इन माय ओपिनियन इफ यू जेन्युइनली वांट्स टू स्टडी, सी दैट इज अ पर्सनल चॉइस। ये कोई फोर्स्ड डिसीजन नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता है कि एक फोर्स्ड डिसीजन है जो किसी ने उन पर फोर्स कर दिया कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नो 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 नो। If you genuinely wants to do good thing in life with a proper understanding like what is good for you, what is bad for you, then you have to study at this moment so that you can develop your intellect, ताकि आप अपने इंटेलेक्ट को डेवलप कर पाए और आने वाले फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सके, अपनी गलतियों से सीख सके। नहीं तो आप जितना पढ़ाई से दूर भागोगे आपका जो परसेप्शन है उतना ही छोटा रह जाएगा। एंड बिलीव मी, एजुकेशन इज नॉट अबाउट रीडिंग योर बुक्स, नो। Education is basically training of mind to think, and that you can get by acquiring a specific knowledge. उस नॉलेज के लिए तुम्हें आज पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई जरूर 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 करनी चाहिए। पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, नो। Those who choose edutainment over entertainment, they definitely do something great in their life. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next class. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.